आज का टॉपिक रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन 51 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज प्रॉब्लम नंबर 52 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी of rupees 30,720 rupees in 3 years is 1500 rupees। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है आपको पर एनम, जिसमें 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 1500 रुपये है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 30,720 रुपये है। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रखा, लेकिन उस फॉर्मूले से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर बनेगी। तो एक नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए कि जब भी आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दे, प्रिंसिपल अमाउंट दे दे और रेट आपसे पूछे, और कैलकुलेशन से बचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लेट दी प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल पी को मान लो कि एक्स क्यूब मान लेता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, और रेट को क्या ले लेता हूँ मैं, रेट को ले लेता हूँ 1/x। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, प्रिंसिपल एक्स क्यूब है और रेट आप लोगों का 1/x है, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा एक्स क्यूब का 1/x यानी एक्स स्क्वायर। अगर सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और जो पहले साल का ब्याज है एक्स स्क्वायर, इसका भी 1/x यानी कि एक्स और आएगा। अब अगर थर्ड ईयर की हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का 1/x, तो ये कितना आएगा आपका 2x आएगा, और x का भी 1/x, तो ये आप लोगों का यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अगर मैं अब आपसे यहाँ से कहूँ कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल ये है यानी 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। और अगर मैं कहूँ फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, और फॉर 3 ईयर्स अगर मैं कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लो, डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये निकल कर आप लोग आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1। ये डिफरेंस आपका निकल कर आ गया। अब देखिएगा, तो यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा कि जब प्रिंसिपल अमाउंट एक्स क्यूब है और रेट 1/x है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 3x प्लस 1 आएगा, और इस केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा एक्स क्यूब आएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, तो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इसका यूज़ कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या लेकर चला है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि डिफरेंस डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, डिफरेंस डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इक्वल टू 3x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1500 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 30,720 है। ठीक है ना। अब इसके बाद इस 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स क्यूब को एज इट इज़ आप लोगों को यहाँ पर रखना है। इस जीरो से आप लोगों को यहाँ पर जीरो कटेगी। ठीक है ना। इसको 3 से कट करूँगा तो आपका 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 50 बार, ये 2 से कितनी बार जाएगा 512 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी आपका निकल कर आया 25/512 और इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना है। इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 8 और प्लस 1, और डिवाइड बाई 512 को क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 3,
और इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। अगर दोनों तरफ का मैं कंपैरिजन करूँगा तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि x की वैल्यू 8% निकल कर आएगी पर एनम। यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू 8% पर एनम आएगी, और ये x क्या है आप लोगों का, रेट है, ठीक है ना, और रेट ही हमें यहाँ पे निकालना था। तो दैट मीन्स इस तरीके से देखो 8 वैल्यू 8% नहीं आएगी निकल कर, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 8, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, 8 निकल कर आएगी। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। 8 आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आएगी, है ना। और रेट इस केस में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ध्यान से देखना है, रेट हम लेकर चलते हैं यहाँ पर 1/x, और प्रिंसिपल होता है आपका x³। रेट कितनी है, 1/x। तो यानी कि जब रेट आप निकालोगे तो रेट इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/8, परसेंटेज में निकालोगे तो गुणा 100, तो 1/8 गुणा 100 कितना होता है, 12.5% पर एनम। ये कितना होता है, 12.5% पर एनम होता है। तो इस तरीके से आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होगी वो 12.5% पर एनम होगी। दैट मीन्स कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से करना है, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका आप अपनाओगे तो आपको बहुत लंबे तरीके से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। यही इस क्वेश्चन को करने का वन ऑफ द बेस्ट वे है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम 53 को यहाँ पर समझते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 3 years इज इन द रेशियो ऑफ 187:225 255 रेस्पेक्टिवली ऑन द सेम सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेशो आप लोगों को यहाँ पर दे दिया। प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, यानी कि यहाँ से क्या दूंगा, प्रिंसिपल एंड रेट विल बी सेम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना है आप लोगों को, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा आप लोगों को 2 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 3 साल का। कितना है, 187 डिवाइड बाई 255 है। अब आपको ये पता है कि जो आप लोगों का, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर होता है। अगर 3 साल का 255 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 85 और 85, ठीक है ना। 85 और 85 आप लोगों का हो जाएगा। अब आपको ये भी पता रखा है मैंने कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पर 85 होगा। तो दूसरे साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है ना। 102 का मतलब कितना है, 85 + 17 है, यानी कि 17 कहाँ से आया, ये आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल देंगे ईजिली। यानी कि 85 पे 17 ब्याज लग रहा है तो 100 पर कितना लगेगा, तो 17 पंजे 85 और 5 से 100 जाएगा 20 टाइम्स। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 20% आपका निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 54 को ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year फॉर ए फिक्स अमाउंट एट द रेट ऑफ R% इज 3.64। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 3 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 1 साल का। और इसका क्या है, इसका जो रेशो है आप लोगों को वो 3.64 आपको दे रखा है, ठीक है ना। कितना, 3.64 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये इस बात को ऐसे लिख दो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाई सिंपल इंटरेस्ट। 3.64 में अगर डेसिमल को रिमूव करूँगा 364/100 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले साल बराबर होता है।
तो सिंपल इंटरेस्ट तो पहले साल 100 है, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा यहाँ पर 100 होगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 364, यानी कि टोटल जो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँगा यहाँ पर 2 साल का, वो कितना आ जाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का कंप्लीट 264 आएगा दूसरे और तीसरे साल का। ये बात समझना ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में हम लोग बाई ऑप्शन मेथड क्या करेंगे, बाई ऑप्शन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, बाई ऑप्शन मेथड। ठीक है, और ऑप्शन से पिक करेंगे रेट को। अगर मैं मान लूँ कि पहला ऑप्शन में यानी कि रेट आप लोगों की 10% है, ठीक है ना, तो आप लोगों का पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 है पहले साल का, तो दूसरे साल का कितना होगा 100 होगा, और 100 का 10% यानी कि 10 और होगा, 110 आ जाएगा। और तीसरे साल का क्या हो जाएगा 110 का 10% यानी कि 121 होगा। अगर इन दोनों को यहाँ पर जोड़ूंगा 110 और 121 यानी 231 आएगा, जो कि 264 आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब अगली रेट हम लोग लेकर चलते हैं, और अगली रेट है आप लोगों की 15%, है ना, 15%। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर 100 है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल, तो अगले साल 100 का 15% यानी 115, फिर 115 का 15 जो भी आएगा, क्या वो 264 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि आपका ये भी आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, अगर मैं 20% रेट लेकर चलूँ तो 100 आएगा, यहाँ पर आएगा 100 + 20। ठीक है ना, अब 120 का 20% कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 120, 120 का 20% 144 आएगा। तो 144 और 120 अगर इन दोनों को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो 264 आएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू आएगी वो 20% निकल कर आएगी। तो किस तरीके से बाई ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली निकाल देंगे, R = 20%, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 55 को समझते हैं। मनी लेंडर borrows money at 8% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 16% per annum compounded half yearly and receives the interest at the end of the year. In this way he gains rupees 6048 rupees the amount of money he borrowed. एक मनी लेंडर क्या करता है, उधार, बोरो मनी उधार देता है, मनी एट 8% पर एनम, एक मनी लेंडर 8% प्रति वर्ष के हिसाब से पैसे को उधार देता है, और जो इंटरेस्ट है वो प्रति वर्ष लगाता है, यानी कि 1 साल के अंत में। अगर वह 16% प्रति वर्ष के हिसाब से उधार देता और ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता और 1 साल के अंत में, तो वह 6048 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ मनी ही बोरो, इसने कितना पैसा उधार दिया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, देखो अगर 8% के हिसाब से दे रहा 1 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट रेट क्या निकल कर आएगी, इफेक्टिव रेट आप लोगों की यहाँ पर जो निकल कर आ जाएगी वो आपकी निकल कर आएगी यहाँ पर 8%। ठीक है ना, और अगर 16% रेट क्या है आप लोगों की पर एनम है, तो 16 का आधा यानी कि 8% हाफ ईयरली रेट होगी। कितनी होगी, हाफ ईयरली रेट हो जाएगी। और टाइम कितना है, 1 साल है। 1 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 6 मंथ के 2 हाफ ईयर बनेंगे, यानी कि 2 बार कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से जो आप लोगों की इफेक्टिव रेट निकल कर आ जाएगी, वो कितनी निकल कर आ जाएगी इफेक्टिव रेट, यानी कि 8 + 8 और +8 × 8 डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है ना, तो 8 दूनी 16.64% आप लोगों की निकल कर आएगी इफेक्टिव रेट। तो दोनों इफेक्टिव रेट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 16.64% और -8% = 8.64%। तो इसलिए आपको 8.64% की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 6048 रुपये दे रखी है, तो कितना पैसा उधार लिया था, यानी 100%। तो आपको इस 100% की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। क्या करना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 6048 डिवाइडेड बाई 8.64 मल्टीपल बाई 100, डेसिमल रिमूव करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का 8, 8 8 64,
तो कितनी बार जाएगा, 8 से 8 सती 56, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है ना। और ये कितनी बार जाएगा, 108 से 756 7 बार जाएगा, और 7 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना पैसा उधार लिया था, तो पैसा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है 70,000 रुपीज़। यानी आप लोग यहाँ से कहेंगे कि सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम नंबर 56 को यहाँ पर समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज़ फॉर 1.5 years at 4% per annum? द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। 5,000 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए अगर ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जाता है तो दोनों ब्याज के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे रखा है वो दे रखा है 5,000 रुपये, टाइम दे रखा आप लोगों को 1.5 साल, और रेट आप लोगों को दे रखी यहाँ पर 4% पर एनम। अगर मैं ब्याज को ईयरली कैलकुलेट करूँगा तो ईयरली जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल की रेट 4% है, टाइम है 1.5 साल, तो आधे साल की रेट कितनी हो जाएगी, 2%। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट सक्सेसिव लगाऊंगा 4 + 2 + 4 × 2 डिवाइडेड बाई 100%, तो यानी कि आएगा 6 + 0.8%, 6.08%। अब अगर ब्याज को मैं यहाँ पर हाफ ईयरली कैलकुलेट करूँगा तो हाफ ईयरली में रेट कितनी है आप लोगों की, 4%। रेट को आधा कर दूंगा, 4/2, यानी कि 2% हाफ ईयरली, यानी कि 2% हाफ ईयरली आएगा। और टाइम आप लोगों का 1/2 दे रखा है, यानी कि 3/2, तो टाइम को डबल कर दूंगा, यानी कि 3 टाइम्स। 1.5 साल में 6 महीने के 3 हाफ ईयर बनेंगे। अब यहाँ से इफेक्टिव रेट मैं निकाल लूँगा। इफेक्टिव रेट 3 साल की रेट दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, तो x + y + z + xy + yz प्लस का zx डिवाइडेड बाई 100 प्लस x × y × z अपॉन 10,000 %। जहाँ पर x = y × z कितना है, 2%। तो इफेक्टिव रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 6 + 12/100 और 8/10,000, तो ये आपकी निकल कर आएगी 6.1208%। तो रेट में डिफरेंस अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि 6.1208% माइनस 6.08%, तो ये डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे 6.1208 और 6.08 का, तो 80, 12 में से 8 गया 4 आ गया, और यहाँ पर 0 बच गया, यानी कि रेट में जो अंतर निकल कर आया 0.0408% आया। अब 5,000 का ये निकालना है, यानी कि रुपीज़ में अंतर निकालना, रुपीज़ में, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पे 5,000 × 0.0408 डिवाइडेड बाई 100। अब इस डेसिमल को रिमूव करूँगा तो नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई। अब 5,000 से 10,000 2 बार जाएगा, और 2 से 408 204 बार, और 204/100 कितना हो जाएगा, 2.04 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा, 2.04 रुपीज़ के बराबर होगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 57 को यहाँ पे समझते हैं। ₹5,046 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 5,046 रुपये 2 भागों में बांटे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years, एट द एंड सेकेंड पार्ट इन्वेस्टेड फॉर 5 years। पहले भाग को 3 साल के लिए निवेश किया जाता है और दूसरे भाग को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% इन बोथ द इन्वेस्टमेंट। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दोनों निवेश के लिए 5% है। इफ़ अमाउंट रिसीव आफ्टर 3 years एंड 5 years आर इक्वल। 3 साल और 5 साल के बाद प्राप्त अमाउंट क्या है, बराबर है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 3 years। तो 3 साल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ये आप लोगों को बताना है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। देखो
इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। रुपीज़ कितनी दे रखी है आप लोगों की यहाँ पर 5046 रुपये को 2 भागों में इन्वेस्ट किया जा रहा है और दोनों भागों से प्राप्त अमाउंट इक्वल है, यानी कि अमाउंट रिसीव फॉर 3 ईयर्स। एक तो इन्वेस्ट किया जा रहा है आप लोगों का 3 साल के लिए और दूसरा किया जा रहा है 5 साल के लिए, इक्वल टू अमाउंट रिसीव फॉर 5 ईयर्स। ठीक है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इस पूरे की पावर 3, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। और यहाँ पर आएगा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है 5046 को। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी 5%, यानी कि रेट भी यहाँ पर 5% लिख लेते हैं। ठीक है ना। ये 5% है। क्लियर है। 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, एक को P1 मान लेता हूँ, एक को P2। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3। अब इससे इसकी पावर अगर कटेगी तो बचेगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2 डिवाइड बाई 1, यानी P1 अपॉन P2 आपका जो निकल कर आएगा ये कितना आएगा 105, यानी कि 105 बटे 100 की पावर 2, तो यानी कि 21 अपॉन 20 की पावर 2 आएगी, जो कि 441 बटे 400 आप लोग का आएगा। आपको पता है कि P1 P2 441 बटे 400 टोटल सम कितना आएगा 841 यूनिट आएगा और इस 841 यूनिट की वैल्यू 5046 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 5046 डिवाइडेड बाई 841 और यहाँ से अब 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, तो 8 छंग 48 और 4 छिक 24, यानी कि 6 टाइम्स चला जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 6 रुपीज़ के बराबर आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू आएगा आप लोगों का 6 रुपीज़ के। अब आपसे क्या पूछता है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स। तो 3 साल के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो 3 साल के लिए P1 को इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए P1 की जो वैल्यू है वो 441 है। तो 441 गुणा 6, तो 6 आएगा, 6 चौक 24 का 4 तो 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 3 साल के लिए 2646 अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है। किसको किया गया है 2646। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग ईजिली कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 58 को यहाँ पे समझते हैं कि ए मैन वॉन्ट्स टू invest 8,425 rupees in bank account of his 2 daughters whose age are 24 years and 28 years in such a way that they will get equal amount on age of 40 years at the rate of 33.3% compounded annually. Find the share of elder daughter. एक आदमी अपने 2 बेटियों के बैंक खाते में 8485 रुपये जमा करता है और उसकी बेटियों की उम्र है एक की 24 साल एक की 28 साल और वह ये चाहता है कि जब उनकी उम्र 40 साल हो तो उनको बराबर अमाउंट प्राप्त हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो बताना है कि बड़ी बेटी का हिस्सा कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो जो छोटी बेटी है उसकी उम्र 24 साल है, जब वह 40 की होगी तो कितने साल का गैप है 16 साल का, और जो बड़ी है उसकी उम्र 28 साल है, जब वह 40 की होगी तो गैप कितने का है 40 माइनस 28 यानी कि 12। कितना पैसा जमा कर रहा है 8425 रुपये यहाँ पर जमा कर रहा है। ठीक है ना। रेट कितनी है आप लोगों की 33.3% है, जिसको मैं कह सकता हूँ 100 डिवाइड बाई 3% पर एनम, है ना। जब 40 साल की होगी तो बराबर अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, जहाँ पर P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है। अब देखो
अब 8425 रुपये को 2 भागों में बांटेगा, तो मैंने कहा कि जो छोटी बेटी है उसको P1 कह दिया, जो बड़ी बेटी है उसको P2 कह दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका P1 1 प्लस रेट कितनी है 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। P1 किसका है भाई साहब, छोटी बेटी का, और कितने साल की बात हो रही है 16 की पावर 16 इक्वल टू P2 और 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 पूरे की पावर 12, ठीक है ना। अब देखो 100 से 100 इधर भी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर भी हो गया, तो P1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाई 3 की पावर 16 इक्वल टू P2 1 प्लस 1 बाई 3 की पावर 12, यानी कि P1 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 की पावर 16 और इक्वल टू P2 4/3 की पावर 12। तो यहाँ से आएगा P1 अपॉन P2। देखो इस पूरी पावर से इसकी पावर कटेगी, यानी कि P1 अपॉन P2 आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आप लोगों का कैसे निकल कर, देखो अगर ऐसे नहीं कट कर रहे हो तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको एक लाइन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आएगा 4/3 की पावर 12, तो P1 अपॉन P2 यानी 4/3 की पावर 12 और डिवाइडेड बाई 4/3 की पावर 16, इस पूरे से इसकी पावर कटेगी, यानी कि 1/4/3 की पावर 4 आएगा, यानी कि 1 बाई कितना आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख देंगे 3/4 की पावर 4, 3 की पावर 4 3 3 9 27 81 डिवाइड बाई 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। अब P1 P2 का रेशियो आया 81 और 256, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6 और 1 7, 8 5 13 का 3 तो 1, 2 और 1 3, यानी कि 337 यूनिट आ गया, और इस 337 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8425 दे रखी है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे सर 8425 को 337 से डिवाइड करो, तो 337 से कितनी बार जाएगा, एक तो है आपका 2 बार चला जाएगा 674 बार, तो 842 में से इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर लो, 8425 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 337 से, तो 2 बार जाएगा 674, तो 12 में से 4 गया 8, 13 में से 7 गया 6 और 1 आ गया 5, 3 पंजे 15 और 37 पंजे 185, यानी कि 1685 बार चलेगा, तो कितनी बार गया आपका 25 बार चलेगा, तो 337 से 8425 35 बार चलेगा। अब आपसे ये पूछता है कि जो बड़ी बेटी है उसका शेयर कितना होगा, बड़ी बेटी क्या है जिसकी उम्र ज़्यादा है, तो इसका शेयर क्या लिया था हमने P2 लिया था, तो यानी कि अब P2 की वैल्यू बतानी है, P2 कितना है 256, तो 256 गुणा 25, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 256, 25 को लिख दूंगा 100/4, और 4 से 256 64 बार जाएगा, और 64 गुणा 100 यानी कि 6400 रुपये, यानी कि बड़ी बेटी का जो हिस्सा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका कितना निकल कर आ रहा है 6400 रुपये आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बहुत ही ईजिली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा सवाल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आप लोग ईजिली कर लोगे। 6400 रुपीज़, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 59 को यहाँ पे समझते हैं। ए पर्सन बोरोड ए सर्टेन सम एट 10% per annum for 3 years, interest being compounded annually. At the end of 2 years, he repaid a sum of 6,634 rupees, and at the end of 3rd year, he cleared off the debt by paying 13,200. What was the sum borrowed by him? एक व्यक्ति 10% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसा 3 साल के लिए उधार देता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 2 साल के अंत में वह 6634 रुपये क्या करता है, ही रिपेड ए सम ऑफ, उधार लेता है और 2 साल के अंत में 6634 रुपये वापस कर देता है, और तीसरी साल के अंत में पूरा पैसा वापस कर देता है 13,200 रुपये। तो बताइए कि उसने कितना पैसा उधार लिया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं मान लूँ कि लेट दी बोरोड बाय हिम, लेट दी बोरोड बाय हिम, हम अगर मान ले कि x रुपया है, उसने x रुपया उधार लिया, ठीक है ना। उसने कितना लिया
x रुपया उधार लिया, ठीक है, x की बजाय आप ले लो 100x, ईजी रहेगा। मान लो कि 100x रुपये उधार लिया, रेट कितनी है 10% पर एनम है, ठीक है ना। तो 2 साल के बाद वह कितना चुकाएगा, यानी 100x का इंटू कितना, 100x का 10%, 10% यानी कितना हो जाएगा 100x का 110% पहले साल, 110/100 इंटू 110/100, इतना पैसा चुकाएगा। टोटल 100x जो है वो ब्याज लगने के बाद पहले साल 110/100 हो जाएगा, दूसरे साल 110/100 फिर मल्टीप्लाई। लेकिन देता कितना है वो, वह दे रहा है 6634, इतना देना था, 6634 रुपये दे रहा है। अब जो बचा उस पर फिर तीसरे साल ब्याज लगेगा, यानी कि उसका फिर 110/100% हो जाएगा। और जो भी पैसा है वो कितना है टोटल जो देना है, अब 13,200 रुपये के बराबर है। ये बात समझ में आई। मान लो कि मैंने 100 रुपये लिया, तो 2 साल के बाद मैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितना दूंगा, 100 का 110/100, यानी 110/100 कितना है, 100 का 100x में अगर 10% ब्याज लगेगा 110x आएगा, है ना। 100x में 10% ब्याज लगेगा तो 110 आएगा, फिर 110 में 10% ब्याज लगेगा तो 121x आएगा, तो पैसा हो जाएगा 121x। आप ध्यान से देखिएगा, उसमें से मैंने 6634 दे दिया, तो 121x में से 6634 माइनस करूंगा, फिर उसके बाद 1 साल का ब्याज और लगाऊंगा, और जो भी अमाउंट है वह कितना है 13,200 के बराबर है, क्योंकि यही बोल रहा है कि फिर 13,200 रुपये देके कर्ज मुक्त हो जाता है। अब देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, इन 2 जीरो से ये आपकी 2 जीरो कटेगी, तो ये आपका 121x माइनस 6634 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया आप लोगों का एक, अब देखो यहाँ पर इस 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दो, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 1200 पर कट गया, 1200 गुणा 10 यानी 12,000, ठीक है ना। ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया 12,000। अब 121x इक्वल टू 12,000 और प्लस 6634, तो ये कितना हो जाएगा 121x इक्वल टू 12 6 18, 18,634। अब इसे 11 ही कम 11 और 11 ही कम 11 और कितना बचेगा 76, 11 6 66, 11 9 99, 11 चौक 44, फिर 11 से कट करूँगा 11 कम 11, 11 5 55, 11 चौक 44, यानी x की वैल्यू 154 आपकी यहाँ पे निकल कर आ गई। तो कितना पैसा उधार लिया था, तो 100x लिया था, तो इस 100x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। 154 में 100 की गुणा कर दूंगा, यानी 15,400 रुपये इसने, इसका मतलब उधार लिए थे। कितना पैसा उधार लिया था, इसका मतलब इसने 15,400 रुपये यहाँ पर उधार लिए थे, और इसलिए आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 60। रवि इन्वेस्टेड ए सम एट 2% रेट फॉर 2 years compounded annually. Ranjan invested same amount at same rate for 3 years compounded annually. What is the rate of the amount received by Ravi to that by Ranjan? रवि एक सम को 2% प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है। रंजन भी सेम अमाउंट को 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो उनके द्वारा आपको क्या बताना, कितना अमाउंट रिसीव होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो अगर मैं यहाँ पर रवि की बात करूँ तो रवि कितना अमाउंट रिसीव करेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, देखो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट कितनी है 2% है, तो 2/100 और टाइम कितना है 2 साल है, ठीक है ना। ये तो रवि रिसीव करेगा यहाँ पर, तो यानी कि 2 से अगर 100 को कट करूँगा तो 50 बढ़ जाएगा, यानी P 50 कम 50 एक 51, 51/50 की पावर 2। अगर मैं रंजन की बात करूँ यहाँ पर रंजन की, तो ये कितना अमाउंट रिसीव करेगा P इंटू 1 प्लस रेट 2 ही है अपॉन 100, लेकिन समय इस पर 3 साल है, तो ये भी आपका 2 से 100 50 बढ़ जाएगा, यानी कि P ब्रैकेट के अंदर 50 कम 50 और एक 51, 51/50 की पावर 3। अब दोनों का रेशो मुझे निकालना है यहाँ पे रवि और रंजन का।
अब रेशो अगर निकालोगे तो P ब्रैकेट के अंदर 51/50 की पावर 2 इज टू P ब्रैकेट के अंदर 51/50 की पावर 3। तो P से P कैंसिल आउट, इसकी 2 पावर से ये कटेगा, तो आपका 50 क्या बचेगा, ये बचेगा 1:51/50। इसे हम लोग कह देंगे 50:51। यानी कि जो अमाउंट रिसीव करेंगे रवि और रंजन, उनका जो अनुपात होगा वो 50:51 के बराबर होगा, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 50:51, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ अच्छे और मुश्किल क्वेश्चन हमने करे हैं, जिसको मैंने अलग से तरीके भी आपको बताए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो जल्दी भी कर पाओगे और क्वेश्चन का आंसर भी सही निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखने पड़ेंगे। इस क्लास को ध्यान से देखना और इस तरह के क्वेश्चंस की घर पे जाके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त होता है। अब इसके बाद अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिसमें देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। आप देखना जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।